सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो ये जो मेथड है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, अब इसमें क्या करते हैं कि हमको पता है कि ये किसकी क्या है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ किए थे बताइए। तो फील्ड करंट है ना, एक्स एक्सिस पे क्या था, इसके फील्ड करंट था। तो ये जो एक्सिस था ये शो कर रहा था फील्ड करंट को। तो हमने देखा था डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए हमने इस प्रकार से इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये हमको क्या बता रहा था, तो ये बता रहा था ई आर्म ऑफ नो लोड, ई आर्म ऑफ पर फेज, है ना, ये अपने पास में था। दूसरा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ की थी, तो वो भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए थी, ठीक है। और वो कैसी थी, यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन थी। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फील्ड करंट की एक ही वैल्यू के लिए, यानी सेम वैल्यू फील्ड करंट के लिए एक ही ग्राफ में दोनों को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसको शो कर रही है, तो ये शो कर रही है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज को शो कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ये इस ओसीसी की वोल्टेज को शो कर रहा है ये वाला एक्सिस, और इस शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को ये एक्सिस यहाँ पे शो कर रहा है। आ गई बात समझ में। अब यदि हम देखें कि जो अपना अल्टरनेटर है, ये अपना अल्टरनेटर है, या मान लीजिए कोई एक आपके पास में डीसी बैटरी है। तो डीसी बैटरी में क्या होता है बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, है कि नहीं। या मान लो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, यदि हम इसके टर्मिनल को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लो होती है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो वो शॉर्ट सर्किट करंट को कैसे निकालते हो, इसकी वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो यदि हम देखें कि रेजिस्टेंस यदि जीरो है, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो करंट कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टरनेटर की डिटरमाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमको इन्फिनिटी करंट तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे इन्फिनिटी करंट नहीं मिल रही है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, है कि नहीं, जो उस करंट को इन्फिनिटी नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इंटरनल जो इस करंट को इन्फिनिटी होने से रोक रहा है। आई बात समझ में। तो ठीक ऐसा ही अजम्पशन यदि हम अपने अल्टरनेटर के लिए लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर है, ठीक है। अब हमको पता है कि इस अल्टरनेटर में ये इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और यदि हम इसके टर्मिनल को यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहे हैं तो जो करंट यहाँ पे मिल रही है हम क्या बोल रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट करंट है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये क्या होनी चाहिए, E1 अपॉन क्या होनी चाहिए, ZS होनी चाहिए। और ये जो करंट है ये इन्फिनिटी होनी चाहिए यदि ZS जीरो है, बट ये करंट इन्फिनिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या है, इम्पिडेंस है। तो इस करंट को कौन लिमिट कर रहा होगा, तो वो इसका सिंक्रोनस इम्पिडेंस होगा जो इस करंट को क्या कर रहा होगा, लिमिट कर रहा होगा। आ गई बात समझ में। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे कि जो शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, पर फेज है, ये क्या होगी, तो ये होगी ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज, ठीक है, अपॉन क्या होगा, सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज, ठीक है। हम तो एक फेज की बात कर रहे हैं, तो यदि शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज लोगे तो पर फेज की वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पर फेज का सिंक्रोनस इंपेडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमको सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज चाहिए, तो यदि हमको सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज चाहिए
तो ये हमारे पास में वैल्यू है, ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू है, कहां से आएगी, ग्राफ से आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में है, ये कहां से आ जाएगी, ग्राफ से आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कि यदि हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यदि फील्ड करंट की ये वैल्यू है, तो फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, फील्ड करंट की इस वैल्यू पे ओपन सर्किट वोल्टेज ये मिलेगी आपको। ठीक है, और जब ओपन सर्किट वोल्टेज ये होगी तो उस समय शॉर्ट सर्किट करंट ये होगी आपकी। बात समझ में आ गई ना? हम तो फील्ड करंट तो वही ले रहे हैं ना जो इस वोल्टेज को कैलकुलेट किए हो, तो उसी फील्ड करंट पर जब वोल्टेज जब ये होगी तो उसी फील्ड करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट ये होगी। ठीक है, तो हमको इससे क्या मिल गया, यहाँ पे इसका सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज यहाँ पे मिल जाएगा। पर फेज कैलकुलेट कर रहे हैं, आई बात समझ में? अब इस तरह से सिंक्रोनस इंपेडेंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले इसमें नोट करिए, पहले इसमें लिखिएगा, बाद में इसको नोट करना। पहले इसमें लिखिए अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को सेम वैल्यू फील्ड करंट पर एक साथ प्लॉट करते हैं। सेम वैल्यू फील्ड करंट पर एक साथ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं यानी उसको ग्राफ पर बनाते हैं। इससे फील्ड करंट की एनी वैल्यू पर, फील्ड करंट की एनी वैल्यू पर, ब्रैकेट में लिखिए IF1, फील्ड करंट की एनी वैल्यू पर IF1 अल्टरनेटर की ओपन सर्किट वोल्टेज, अल्टरनेटर की ओपन सर्किट वोल्टेज E1 एंड शॉर्ट सर्किट करंट ISC1, ये लिखिए शॉर्ट सर्किट करंट ISC1 प्राप्त होती है। E1 एंड ISC1 का रेशियो सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज E1 यानी ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ISC1 यानी शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज को डिटरमाइन करता है। सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या आ गया है, इसका सिंक्रोनस इंपेडेंस आ गया है। RA को हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेटेड है ये अपने पास में, है ना? अभी पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस टेस्ट किए थे, तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड है, इसको हमने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंक्रोनस इंपेडेंस का स्क्वायर माइनस, याद आ रहा है, इंपेडेंस का स्क्वायर क्या होता है, रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो रिएक्टेंस निकाल सकते हो, तो क्या मिल जाएगा अपने पास में, रिएक्टेंस मिल जाएगा। तो अब अपने पास में इसके पर फेज का सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी आ गया, पर फेज का सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी है, पर फेज का आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है।
ठीक है। तो ये दो हैं और अपने पास में इम्पीडेंस भी है। तो अपन पढ़ चुके थे कि ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अपन पढ़े थे ये, तो आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों वैल्यू आपके पास में है। अब वोल्टेज ड्रॉप कौन करते हैं, यही कंपोनेंट करते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम इनके द्वारा, वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसका हमको वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ओके, ठीक। अब इन सब की वैल्यू पता होने के बाद में क्या करेंगे, कर्व उसको वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो उसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस की हेल्प से वेक्टर ड्रॉ करके, वेक्टर ड्रॉ करके किसी भी लोड और पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने एक वेक्टर बनाया था ना, उस वेक्टर याद है। अब उसी वेक्टर को यहां पे बनाएंगे, लेकिन यहां पे जो रेफरेंस लेंगे वो करंट को लेंगे, है ना। कल जो रेफरेंस था वो किसको लिए थे, टर्मिनल वोल्टेज वी को लिए थे, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारी क्या है, करंट है। कौन सी करंट है, आर्मेचर करंट है या लोड करंट है पर फेज, ठीक है। अब अल्टरनेटर जब हम यूज कर रहे हैं और उसके टर्मिनल पर लोड कनेक्ट है, अल्टरनेटर को जब हम यूज कर रहे हैं उसके टर्मिनल पे क्या कनेक्ट है, वहां पे लोड कनेक्ट है। तो उसके टर्मिनल पर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके उसकी टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज तो हम मेजर कर सकते हैं आसानी से, है ना, ठीक है। कि जो आर ए है, आर ए क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है। और रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसके फेज में होता है, तो करंट के फेज में होता है। कि ये क्या हो गया है, आई ए आर ए ड्रॉप है, ठीक है। दूसरा जो रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, इससे लीड करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, इससे 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। और इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, यहाँ पे आई ए इंटू जेड एस होगा, ठीक है। और यदि इस वेक्टर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगी, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ में आई। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ठीक है, ये किसका वेक्टर सम होती है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज प्लस क्या होता है, आई ए इंटू जेड एस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यदि हम इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये तो हमको पता है, यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये होता है नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। तो ये तो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आर ए और एक्सेस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो एनी वैल्यू ऑफ लोड करंट पे आई ए आर ए ड्रॉप मिल जाएगा, ये ड्रॉप मिल जाएगा, मतलब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों का वेक्टर सम आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि इस कंडीशन में ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये वोल्टेज का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या होता है, हाइपोटेनस की कोसाइन वैल्यू होता है कि नहीं। और इस वोल्टेज का ये क्या होगा, वाई एक्सिस कंपोनेंट। तो वाई एक्सिस कंपोनेंट जो होता है वो हाइपोटेनस की कौन सी वैल्यू होता है, साइन वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये साइन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो आई ए आर ए ड्रॉप के इक्वल होगा, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है
तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v cos फाई का स्क्वायर और IA RA, ये इसका बेस हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया v sin फाई प्लस क्या होगा IA इंटू एक्सेस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हमको नोन है। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इसको वोल्टमीटर से मेजर कर लीजिए और वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर लीजिए। लेकिन जब इस मेथड के द्वारा हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करते हैं तो जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है इसकी वैल्यू हमको एक्चुअल वैल्यू से हायर कैलकुलेट हो जाती है। तो जब हायर कैलकुलेट होती है तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, हायर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके कारण ठीक है ई नॉट की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो ई नॉट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको पैसिमिस्टिक मेथड बोलेंगे। आई बात समझ में सबको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि जो सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड पढ़े थे है ना, उस सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड में उसका जो वेक्टर देखे थे उसके वेक्टर को एक बार और समझ लेते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे परसों मतलब उसके एक क्लास पहले भी एक वेक्टर बनाए थे। तो उस वेक्टर में हमने क्या देखा था कि ये अपनी क्या थी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या बोले थे कि ये अपनी क्या है, लोड करंट है, आर्मेचर करंट है, ठीक है। और ये वोल्टेज से क्या कर रही है, 5 डिग्री से लैग कर रही है। इसका मतलब है कि लोड जो है हमारा वो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, ठीक है। तो हमको पता है कि आर्मेचर में रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें जो IA-RA ड्रॉप होता है वो IA-RA ड्रॉप करंट के इन फेज में होगा, ठीक है। दूसरा हमको ये भी पता है कि एक ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप को बोलते हैं IA ड्रॉप, जो कि लीकेज रिएक्टेंस के कारण होता है, ठीक है। दूसरा इसके बाद में हमने देखा कि एक ड्रॉप और हुआ, और ये ड्रॉप किसके कारण हुआ, आर्मेचर के रिएक्शन के कारण, ठीक है। बात समझ में आई, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो ये जो टोटल ड्रॉप होगा इस टोटल ड्रॉप को क्या बोलेंगे कि ये है IA इंटू एक्सेस, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस प्लस रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों का सम क्या होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है। अब हम यदि इस वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये हमको क्या मिलती है, नो लोड इंड्यूस्ड EMF मिलती है, ठीक है। अब इसी वेक्टर को यदि हम ऐसा टर्न कर दें, इसको टर्न करें इस डायरेक्शन में वेक्टर को, इस ओरिजिन पे, इस मूल बिंदु पे, जिससे कि ये आर्मेचर करंट कहां पे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि आर्मेचर करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया। तो जब आर्मेचर करंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे तो ये जो V है टर्मिनल वोल्टेज, उसका एक्सेस यहां पे आ जाएगा, तो ये V हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये आर्मेचर करंट है जो अपने वोल्टेज से क्या कर रही है, टर्मिनल वोल्टेज से 5 डिग्री एंगल से लैग कर रही है। अब हमें पता है कि आर्मेचर में रेजिस्टेंस होता है, तो IA-RA ड्रॉप किसके इन फेज में होगा, करंट के। तो ये IA-RA ड्रॉप इस करंट के इन फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वेक्टर है, ठीक है। ये IA-RA ड्रॉप इस करंट के इन फेज में आएगा, करंट के पैरेलल वेक्टर बनेगा, ठीक है। दूसरा हमको पता है लीकेज रिएक्टेंस और रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, इन दोनों के कारण ड्रॉप होगा। तो ये ड्रॉप समझ लीजिए कि ये है ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस है, और ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप ड्यू टू क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, IAX, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल ड्रॉप होगा ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इन दोनों वेक्टर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये IAZS, ZS यानी क्या हो गया, सिंक्रोनस इंपेडेंस। तो जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है वो
आर ए प्लस क्या होता है, जे एक्सेस होता है, ठीक है। और एक्सेस क्या होता है, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है वो एक्सएल प्लस क्या होता है, एक्स से होता है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस, ठीक है, रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अब इन दोनों वेक्टर को यदि हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाती है, ये नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाती है, ठीक है। अब यदि हमको इस नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए देखेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हमारे पास में ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे जो ओ बी ए ये ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का बेस चाहिए और इसका क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये वैल्यू तो हमको पता है, ये वैल्यू हमको पता है कि ये किसके कारण से है, ये गलती, ये वैल्यू किसके कारण है यहाँ पे, ठीक है, आई ए इंटू एक्सेस है, ये हमको पता है। हमको क्या नहीं पता है, तो हमको ये वाली वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वो वैल्यू होगी, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आपको कई बार बताए हैं कि यदि इस प्रकार से कोई वेक्टर है और वो अपने रेफरेंस से, ये रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस से 5 डिग्री पे है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो क्या होता है v cos फाई यानी cos थीटा से निकालोगे, आधार cos थीटा में आता है ना, आधार बटा कर्ण। दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, इसको sin थीटा से निकालोगे, v cos फाई की जगह क्या आ जाएगा, v sin फाई आ जाएगा। sin फाई में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास में आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसको क्या बोलोगे, v cos फाई। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको क्या बोलोगे, v sin फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये लेंथ किसके इक्वल होगी, आई ए आर ए के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं, यानी ई नॉट निकाल सकते हैं। तो बेस क्या है, देखिए बेस है v cos फाई प्लस आई ए आर ए है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल का, देखिए तो वो है v sin फाई प्लस क्या है आई ए इंटू एक्सेस, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। आई समझ में बात। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबको समझ में आया है, ऑनलाइन स्टूडेंट। नेट अटक रहा था क्या, सुबह भी नेट में प्रॉब्लम आ रहा था क्या, मोबाइल में नहीं अटक रहा है, आ रहा था प्रॉब्लम। ठीक है, सबको समझ में आया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं इसमें कि क्या पढ़ रहे थे अपन, तो अपन यही मेथड पढ़ रहे थे, है ना। तो उस मेथड को हम लिख चुके थे, यहाँ पे पढ़ चुके थे इसके बारे में। तो इसमें एक दो सेंटेंस हैं उसको नोट करना है अपने को। उसमें लिखिए यह मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं है, यह मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें सिंक्रोनस इंपेडेंस
की वैल्यू सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू कॉमा नॉर्मल वोल्टेज एंड सैचुरेशन की वैल्यू से हायर प्राप्त होती है, हायर प्राप्त होती है। नॉर्मल वोल्टेज एंड सैचुरेशन की कंडीशन से हायर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इस मेथड में जब अपन सिंक्रोनस इंपेडेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने को कैसा मिल रहा है, हायर मिल रहा है ना, ये लिख चुके हैं अपन पहले। तो इसमें अपने को हायर मिलता है। ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज की कंडीशन में जब अपना अल्टरनेटर जो है वो नॉर्मल वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसका सैचुरेशन भी कैसा होता है, उस समय नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल वोल्टेज और सैचुरेशन की कंडीशन में जो इंपेडेंस होना चाहिए उससे क्या मिलता है अपने को, इसमें इंपेडेंस ज्यादा मिलता है। ठीक है, आगे लिखिए, इसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हायर प्राप्त होती है। इसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हायर प्राप्त होती है। इसलिए इस मेथड को पैसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। इसलिए इस मेथड को पैसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहलाता है, पैसिमिस्टिक मेथड कहलाता है। नेक्स्ट ये सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होती है। सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होती है। लो सैचुरेशन पर इसकी वैल्यू हायर होती है। लो सैचुरेशन पर इसकी वैल्यू हायर होती है। एंड हायर सैचुरेशन पर इसकी वैल्यू लोअर होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आर्मेचर एमएमएफ डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। इसके कारण सैचुरेशन वेरी लो होता है। इस मेथड में लिखना, इस मेथड में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस टेस्ट में हमने क्या किया था, यहां पे
एक ली थी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी थी हमारे पास में शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जब ये हम टेस्ट किए है ना, इस मेथड को जो हम यूज किए सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड को, तो सेम वैल्यू की फील्ड करंट, ठीक है, तो फील्ड करंट यानी क्या होता है, पोल का एक्साइटेशन होता है ना, पोल सैचुरेट है या पोल सैचुरेट नहीं है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन पे, वैल्यू ऑफ फील्ड करंट पे, ठीक है। तो इसको हम बोले थे कि ये किसको शो कर रही है यहाँ पे, ईएमएफ को, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये किसको शो कर रहा था, एक्सिस शॉर्ट सर्किट करंट को शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि एनी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ की थी कि एनी वैल्यू ऑफ E1 जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका मैग्नीट्यूड ये है ना, और इसके द्वारा हमने क्या था, इंपेडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया था कि जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होगा पर फेज वो क्या होगा, ईएमएफ, और अपन क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट किए हैं, शॉर्ट सर्किट करंट की हेल्प से किए हैं। अभी जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। यदि सैचुरेशन कैसा होगा, लो सैचुरेशन होगा, ठीक है, तो लो सैचुरेशन पे जो सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है इसकी वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पे हाई होती है। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे फील्ड करंट क्या है, लो है, मींस यहाँ पे क्या है, लो सैचुरेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई। और यदि हाई सैचुरेशन होता है, हाई सैचुरेशन का क्या मतलब है, तो हाई सैचुरेशन का मतलब है फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, तो पोल क्या होंगे, मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है। तो उस समय सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंक्रोनस इंपेडेंस जो है वो हमको एक कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज और करंट का क्या है, रेशियो मिल रहा है अपने को। बट ये सिंक्रोनस इंपेडेंस जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये जो एक्सिस है ये शो कर रहा है सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू को, कि सिंक्रोनस इंपेडेंस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। बट हाई वैल्यू एक्साइटेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो वो लो वैल्यू एक्साइटेशन के लिए सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हायर होगी, और हाई वैल्यू एक्साइटेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। बस समझ में आई। तो यहाँ पे एक्साइटेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोल क्या हो रहे हैं, सैचुरेट हो रहे हैं, पोल सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब पोल सैचुरेट होंगे, हाई सैचुरेशन होगा, तो सिंक्रोनस इंपेडेंस क्या होने लगता है, यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। बस समझ में आई। क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे एक्साइटेशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्साइटेशन की वैल्यू इंक्रीज होने पे, ठीक है, आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है, और आर्मेचर करंट इंक्रीज होने से क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर करंट, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे अपन देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है ना, अल्टरनेटर के टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे क्या फ्लो हो रही है, ये शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे लोड क्या है, तो यहाँ पे लोड का जो रेजिस्टेंस है वो तो जीरो है। तो इस सर्किट का ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होगा, इस सर्किट का ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इस कॉइल का रिएक्टेंस कितना है और इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। तो हमको पता है कि इस कॉइल यानी आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उस दिन लिखवाया था बहुत कम होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मेन इस सर्किट में कौन सा कंपोनेंट बच गया, रिएक्टेंस। तो उस समय जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो वोल्टेज से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। तो 90 डिग्री लैग करेगी, तो उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होगा, मतलब आर्मेचर जो फ्लक्स सेटअप करेगा वो फ्लक्स क्या करेगा, मेन पोल की फ्लक्स को वीक कर देगा, मेन पोल की फ्लक्स को कमजोर कर देगा। तो हम देखें कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ही हम इस मेथड को कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंक्रोनस इंपेडेंस को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा
तो पोल की फ्लक्स क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। तो पोल की फ्लक्स यदि कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, अंडर एक्साइटेशन लिखे थे उसको, यानी कि सैचुरेशन क्या हो गया है, पोल का वीक हो गया है। तो पोल का सैचुरेशन वीक होगा तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। तो इसलिए इस मेथड में हमको इम्पिडेंस की वैल्यू क्या मिलती है, हायर मिलती है। और इम्पिडेंस की वैल्यू हायर मिलने से, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हायर वोल्टेज ड्रॉप। और हायर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको हायर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक होती है। आई वाज एक क्वेश्चन लिखिएगा, if 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 in a three phase alternator, if in a three phase alternator a field current of 50 ampere, 50 ampere, 50 ampere produces field current of 50 ampere produces a full load armature current, a full load armature current of 200 ampere on short circuit, 200 ampere on short circuit, and 1730 volt on open circuit, comma, then its synchronous impedance is blank ohm, खालिस्तान ohm, then its synchronous impedance is blank ohm, खालिस्तान ohm। तो क्या निकालना है हमको, इसका सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना है। यदि हमको सिंक्रोनस इंपेडेंस चाहिए पर फेज, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ईएमएफ पर फेज चाहिए। ठीक है, कौन सी ईएमएफ है ये, ओपन सर्किट, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट ईएमएफ पर फेज आपको चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए। ठीक है, तो यदि इसको यूज करेंगे तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, है कि नहीं। E1 अपॉन लिखे थे ना, E1 अपॉन क्या लिखे थे, ISC1। तो ये क्या है, ये थी पर फेज की ईएमएफ, है ना, इंपेडेंस पर फेज का होता है, तो ईएमएफ भी पर फेज की लेनी पड़ेगी और करंट भी पर फेज की लेनी पड़ेगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमको इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये एक्सिस को शो करता है फील्ड करंट को, तो फील्ड करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 200 एम्पियर। ऐसे कितनी है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर है ना। तो 50 एम्पियर की फील्ड करंट पे ओपन सर्किट वोल्टेज ये मिल रही है आपको। ठीक है, और दूसरा करंट का मैग्नीट्यूड ये है, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना बोला है, 200 एम्पियर है। वोल्टेज कौन सी दिया है, तो उसमें क्या लिखा है, थ्री फेज अल्टरनेटर लिखा है ना। तो आपको मैं पहले जब पॉलीफेज पढ़ रहे थे तो बताया था कि यदि वहां पे थ्री फेज सिस्टम है तो कौन सी वोल्टेज दिया रहेगा, लाइन वोल्टेज। थ्री फेज सिस्टम में कौन सी वोल्टेज दिया रहेगा, जब तक कि उसमें लिखा नहीं है कि वो फेज वोल्टेज है तब तक आपको क्या मानना है, वो लाइन वोल्टेज है। तो 1730 ये कौन सी वोल्टेज होगी, लाइन वोल्टेज होगी, है ना। कि अपना जो अल्टरनेटर होता है ये, इस अल्टरनेटर में इन दो टर्मिनल के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। हमको कौन सी चाहिए, हमको चाहिए ये फेज वोल्टेज। तो अल्टरनेटर कैसा होता है, स्टार कनेक्टेड, तो फेज वोल्टेज कैसे निकालोगे बताओ।
तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो लाइन वोल्टेज का क्या होगा होता है, तो इसको लिखोगे 1730 अपॉन क्या आएगा √3, तो √3 की वैल्यू ये होती है ना। तो इसको यहाँ पे फेज वोल्टेज को रखेंगे 1730 अपॉन 1.732, या डायरेक्ट 3 भी रख सकते हैं। और करंट तो अपने को पर फेज की है, क्योंकि यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 1000 टाइम्स, 1000 बार कैंसिल होगा, ठीक है। तो 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 200, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 ओम आ जाएगा। आई बात समझ में सबको, समझ में आया? मुकेश नोट कर लो। ठीक है, जिसमें हमको मोर एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है, तो वो मेथड कौन सा होता है, ZPF मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए उसमें जीरो पावर फैक्टर मेथड, यानी कि ZPF मेथड। ठीक है, वीडियो रुक गया है क्या? ठीक है, सभी स्टूडेंट दोबारा कनेक्ट होइए, है ना, ये डिस्कनेक्ट होने वाला वीडियो, दोबारा कनेक्ट होइए। ये बड़ा नाटक कर रहा है नेट। क्या वीडियो देखेंगे? तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसा आता है कि ठीक है, सबसे एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, किस मेथड से प्राप्त होता है, तो ज्यादातर इसी तरह का क्वेश्चन आता है। उसमें चारों मेथड दिए होंगे, है ना, EMF या सिंक्रोनस इम्पीडेंस, है ना, एम्पियर टर्न्स और MMF मेथड है, और अपना ZPF और ASA मेथड दिया होगा। तो आपको किसको टिक करना है, उसमें ZPF मेथड को टिक करना है। ठीक है, एम्पियर टर्न्स बता देंगे, उसमें से कुछ विशेष क्वेश्चंस आते नहीं है, बता देंगे उसको इसके बाद में। तो एक तो आपको अभी जो बताया है ना, उसमें आपको जो जो चीजें बताई गई है कि जैसे अल्टरनेटर का जो अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पर फेज का, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डीसी सप्लाई देके, है ना, और एसी रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, हायर, कितना रहेगा 1.6 टाइम्स ऑफ डीसी रेजिस्टेंस। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको याद रखना है। या पूछिएगा कि सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड में, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड में कौन कौन से टेस्ट से प्राप्त डेटा का यूज करते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट, है ना, ये 3 डेटा का यूज करते हैं, है ना। क्या पूछेगा किस मेथड को पैसिमिस्टिक मेथड कहते हैं, तो सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड को पैसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी। तो उसने वोल्टेज रेगुलेशन हमको ज्यादा दिया, तो क्या कर दिया, हमको उसने निराश कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, निराशावादी मेथड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए आज क्या है, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वीडियो आप लोग को लैग कर रहा होगा थोड़ा, है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान देंगे, यदि वीडियो आपका लैग कर रहा है तो आप अभी जितना यहाँ पे समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, है ना, लाइव क्लास में आप पढ़ लो, समझ लो, और बाकी आपको वीडियोस अपलोड कर देंगे, उस वीडियो से बाकी स्टडी कर लेना आप, है ना, क्योंकि क्लास को यदि होल्ड करेंगे तो फिर कोर्स वैसे ही लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ZPF मेथड, यानी कि जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो ZPF मेथड या जीरो पावर फैक्टर मेथड में हमने क्या किया, हमने मतलब पोटियर ने, ये मेथड किसका मेथड होता है, कौन से साइंटिस्ट का है, ये पोटियर मेथड है। ठीक है,
तो पोटियर जो साइंटिस्ट है उसने इस मेथड को डेवलप किया, तो उसी के नाम पे इसको पोटियर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेथड में पोटियर ने क्या किया, तो उसने यहाँ पे जो सिंक्रोनस इम्पिडेंस होता है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि सिंक्रोनस इम्पिडेंस कैसे कंसिस्ट होता है, तो ये आर ए प्लस जे एक्सएल प्लस जे एक्सएस है ना, जे एक्स ए, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जे एक्सएस सिंक्रोनस रिएक्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, है ना। पावर फैक्टर चेंज होने पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी सिंक्रोनस रिएक्टेंस की, और इसके कारण किसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना, क्योंकि पावर फैक्टर चेंज होने से अभी देखे ना अपन कि पावर फैक्टर भी चेंज होता है, तो जो सैचुरेशन कंडीशन होती है पोल की, वो पोल की सैचुरेशन कंडीशन अफेक्ट होती है ना। यदि लीडिंग पावर फैक्टर होगा या लैगिंग पावर फैक्टर होगा, तो पोल की सैचुरेशन कंडीशन को क्या करेगा, वो अफेक्ट करता है। तो इसके कारण आर्मेचर रिएक्टेंस चेंज हो जाता है, सिंक्रोनस इंपेडेंस क्या हो जाता है वहां पे चेंज। तो जैसे अभी हम देखिए कि लो वैल्यू एक्साइटेशन पे, यानी लो वैल्यू एक्साइटेशन ना बोल के उसको बोल सकते हैं कि लो वैल्यू क्या है, सैचुरेशन पे सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू क्या थी, हायर, और हाई वैल्यू जो अपना सैचुरेशन होता है उस पे सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है ना। ये पढ़े अपन यहाँ पे। तो ZPF मेथड में हमने क्या किया, मतलब पोटियर ने क्या किया, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कि यहां पर इस मेथड में, ZPF मेथड में जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस टू पार्ट से कंसिस्ट है, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों के इफेक्ट को सेपरेटली कैलकुलेट किया। बात समझ में आ रही है कि जीरो पावर फैक्टर मेथड में क्या किया गया कि जो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, दूसरा होता है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन का ही रिएक्टेंस है ये, तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, लीकेज रिएक्टेंस के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, दोनों को सेपरेटली क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो जिसके कारण इस मेथड से प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमको दे पाता है। बात समझ में आ गई कि क्या बोले कि इस मेथड में क्या किया गया कि लीकेज रिएक्टेंस के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को सेपरेटली कैलकुलेट किया गया, ठीक है, जिसके कारण यह मेथड एक्यूरेट होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि पोटियर मेथड जो होता है या ZPF मेथड जो होता है, इसमें क्या करते हैं, तो उसमें देगा लीकेज रिएक्टेंस को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, आर्मेचर रिएक्टेंस के इफेक्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, या लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना के देगा। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कि इसमें हमको कौन कौन से डेटा की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा हमको टेस्ट चाहिए होता है, तो इसमें हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें किस टेस्ट का यूज करते हैं, तो इसमें ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं, और यहां पे यूज करते हैं जीरो पावर फैक्टर कर्व, ZPF कर्व यहां पे यूज करते हैं। ZPF मेथड इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पे जीरो पावर फैक्टर कर्व चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है ओपन सर्किट टेस्ट से प्राप्त डेटा चाहिए आपको, या ओपन सर्किट कर्व आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, ZPF कर्व चाहिए, ZPF यानी जीरो पावर फैक्टर कर्व। तो ये ZPF कर्व कैसे प्राप्त करेंगे, तो ZPF कर्व प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये अपना अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पर क्या करोगे, आप ड्राइव करोगे, और इसके टर्मिनल पर क्या करेंगे, एक प्योर इंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो प्योर इंडक्टर है वो कैसा लोड हो गया, जीरो पावर फैक्टर लोड हो गया, है कि नहीं। प्योर इंडक्टर जो होता है उसका पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो जब पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos 90। तो cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0। तो पावर फैक्टर मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अल्टरनेटर के टर्मिनल पे क्या करेंगे, जीरो पावर फैक्टर लोड यानी कि प्योर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटर के टर्मिनल पर जो सिंक्रोनस अपना मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर को भी कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। उसके एक्साइटेशन को क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो, और एक्साइटेशन को चेंज करके उसको एज ए इंडक्टर भी यूज कर सकते हो और एज ए कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो है लैगिंग एंड लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पे क्या करती है, वर्क करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या कनेक्ट करना है, प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट करना है, अल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पर क्या करना है, हमको रन करना है, और रेटेड स्पीड पर रन करके उसके फील्ड एक्साइटेशन को हमको 0 से इंक्रीज करना है, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे और वो यहाँ पे क्या मेजर करेगा, वोल्टेज को, और यहाँ पे एक अमीटर कनेक्ट कर देंगे, वो क्या मेजर करेगा, करंट को, कि जीरो पावर फैक्टर की कंडीशन में इसमें कितनी करंट यहाँ पे फ्लो होती है। आई बात समझ में। तो पहले इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इस मेथड में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को सेपरेटली कैलकुलेट किया गया है। इसके कारण इससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके कारण इससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, इस मेथड में नो लोड कर्व एंड फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कर्व, फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कर्व से प्राप्त डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो ये जितना लिखे हो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा डेटा इसमें आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या नहीं चाहिए होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं चाहिए, तो उसको भी लिख लो। नहीं तो इसमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आवश्यक नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आवश्यक नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, ZPF कर्व प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटर के टर्मिनल पर प्योर इंडक्टिव लोड जैसे प्योर इंडक्टर
जैसे प्योर इंडक्टर, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मोटर, प्योर इंडक्टर या सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट करके अल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पर रन करते हैं, अल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पर रन करते हैं। उसके एक्साइटेशन को इंक्रीज करके उसके एक्साइटेशन को इंक्रीज करके Z एक्साइटेशन को इंक्रीज करके उसकी टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट को मेजर करते हैं और ZPF कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मेन शुरू में जो लिखे हो ना वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो याद रखना है। और इसको समझ लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा। ठीक है, ये फील्ड करंट को शो कर रहा है यहाँ पे एक्सिस, और अपने पास में अपने ड्रॉ किया था इसका OCC। ठीक है, तो ये इसकी OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये एक्सिस शो कर रहा है यहाँ पे इसकी EMF को। ये इस OCC का क्या लेंगे यहाँ पे, एक टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। पहले OCC अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये OCC है और ये इस OCC की क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, उसकी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, सीधा ड्रॉ करना है आप लोग। तो ये OCC की टेंजेंट लाइन है, उसकी ये स्पर्श रेखा यहाँ पे है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि OCC में अपने को क्या मिलती है, ये E0, इसको क्या बोलते हो, E0, नो लोड इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो ये अपनी E0 है, नो लोड इंड्यूस्ड EMF है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है, B है। तो ये पॉइंट B जो है अपने को कैसे प्राप्त होता है, तो ये ZPF टेस्ट से हमको प्राप्त होता है कि जब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, मतलब जीरो पावर फैक्टर का लोड, प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो उस समय हम देखेंगे कि जो फील्ड करंट होगी, कि फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, ठीक है, फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, यहाँ पे हमको कब तक इसके एक्साइटेशन को इंक्रीज करना होता है, जब तक कि यहाँ पे फुल लोड करंट फ्लो ना होने लगे। ठीक है, यहाँ पे क्या फ्लो होनी चाहिए, फुल लोड करंट फ्लो होनी चाहिए, मतलब फुल लोड करंट के इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट B है वो हमको कब मिलता है, ZPF कर्व के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट B हमको मिला कि फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, ठीक है, जो EMF है वो EMF हमको कितनी मिल रही है, यहाँ पे जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज कितनी मिल रही है अपने को, इतनी वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। बात समझ में आई। अब इससे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, इसके जो पैरेलल है, इसकी जो पैरेलल है, यहां से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ किए यहाँ पे। अब
इसके जो पैरेलल है, इसके पैरेलल क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल? जो ये टेंजेंट लाइन है, ओसीसी की टेंजेंट है ये, तो जो ओसीसी की टेंजेंट है उसके पैरेलल क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे अपन इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने को एक ट्रायंगल यहाँ पे मिली, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, पोर्टियर ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोर्टियर ट्रायंगल इसको बोलते हैं। बात समझ में आई? अब पोर्टियर ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पे डिनोट किए हैं ई डी। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं अलग से कि जो DE है ये क्या शो करता है, तो ये IL एक्सल ड्रॉप को शो करता है, ठीक है, या IA एक्सल ड्रॉप को ये शो करता है। तो ये कौन सा ड्रॉप होता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये IA एक्सल ड्रॉप को शो करेगी, यानी वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस को शो करेगी। अब यहाँ पे ये जो BE है ये किसको शो करती है, तो ये जो BE है ये किसको शो करेगी, फील्ड एम्पिडेंस को शो करेगी। तो ये कौन से फील्ड एम्पिडेंस को शो करती है, तो रिक्वायर्ड फील्ड एम्पिडेंस टू ओवरकम द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट फुल लोड। कि फुल लोड की कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए कितने फील्ड एम्पिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको ये शो यहाँ पे करती है। बात समझ में आई? तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि VE जो है ये शो करती है रिक्वायर्ड फील्ड एम्पिडेंस एट फुल लोड टू ओवरकम द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसको नाम दिया है यहाँ पे H। तो ये जो EH है, ये EH यहाँ पे क्या शो करता है, तो ये EH शो करता है रिक्वायर्ड फील्ड एम्पिडेंस टू ओवरकम IA एक्सल ड्रॉप, ठीक है। कि जो ये IA एक्सल ड्रॉप है, यानी कि जो लीकेज रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप है, इनको ओवरकम करने के लिए इतने एम्पिडेंस देने पड़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने एम्पिडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम किसी भी वैल्यू की लोड करंट के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू की लोड करंट के लिए आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। फिर जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसकी वैल्यू भी कम होते जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, ठीक है। और अपने को यहाँ पे इस प्रकार से ये ट्रायंगल प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स का जो ये एंड होगा, उस एंड को क्या करते जाएंगे, अपन मिलाते जाएंगे, तो अपना ये कर्व इस प्रकार से क्या होगा, ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये ZPF जो कर्व है, वो ZPF कर्व को जब हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल का जो एंड होगा वो किस पे रहेगा, इस ZPF कर्व के ऊपर में ही सेट रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यदि हम देखें ये कौन सी वैल्यू है, तो ये है IA इंटू क्या है, XL है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है यहाँ पे, तो ये वैल्यू है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मतलब क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, IA इंटू क्या हो गया, उसके इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम क्या हो जाता है, आपका सिंक्रोनस इंपेडेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम उस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। तो यदि हम देखें इसमें कि जो ये ट्रायंगल है, इस तरह से हमको यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त होती है।
तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ये वैल्यू है यहाँ पे आपकी E, ठीक है। और उसके बाद में ये वैल्यू आपकी क्या होगी, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी V। तो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो उसको क्या मान लिया गया है यहाँ पे, नेग्लिजिबल मान लिया गया है। बात समझ में आई, तो उसको क्या मान लिया गया है यहाँ पे, नेग्लिजिबल मान लिया गया है। और जो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है यहाँ पे अपनी नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको यहाँ पे नहीं मिलती है, हमको क्या मिलती है कि अपनी जो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये क्या है अपनी टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। कि यदि अपना जो कर्व है, एक्साइटेशन जो है फील्ड का, वो फील्ड का एक्साइटेशन इतना है, और उस फील्ड एक्साइटेशन पे अपनी जो अपनी टर्मिनल वोल्टेज है, वो टर्मिनल वोल्टेज ये है, तो इस टर्मिनल वोल्टेज में डायरेक्ट ऐड किए, किसको डायरेक्ट किए, आईए एक्सएल को। तो डायरेक्ट आईए एक्सएल को ड्रॉप की को ऐड किए तो क्या मिल जाए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगी, जो आपने बोलते हैं एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, और उसके बाद में क्या बोलती है, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या मिली हमको, ये एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मिली, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो मेन आपको याद रखना है इसमें, ये तो कर्व है, ये आप लोगों को नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। ये कौन सी लाइन है इसकी, टेंजेंट है। ये कौन सी लाइन है इसकी, ये ओसीसी है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो सिर्फ आपको एक समझना था कि पोर्टियर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो पोर्टियर ट्रायंगल कैसे कंसिस्ट होती है, तो इसमें कौन कौन सा इफेक्ट होता है, तो इसमें लीकेज रिएक्टेंस है, और जो अपने फील्ड एम्पियर टर्न्स हैं, फील्ड एम्पियर टर्न्स हैं वो किसके लिए हैं, आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए, और दूसरा जो अपना लीकेज रिएक्टेंस है उसके ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड फील्ड एम्पियर टर्न्स उसमें होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, एक बार फिर और देख लेते हैं, देखिएगा इसमें नोट करिए। उसमें लिखिए जीरो लैगिंग, जीरो लैगिंग लोड की कंडीशन में जब वॉट मीटर की रीडिंग 0 होती है तो फुल लोड आर्मेचर करंट पर फील्ड एक्साइटेशन की एक निश्चित वैल्यू पर पॉइंट बी प्राप्त होता है। पॉइंट बी प्राप्त होता है, पॉइंट बी प्राप्त होता है। इस पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन
बी एच ड्रॉ करते हैं, बी एच ड्रॉ करते हैं। यह ओ ए के इक्वल होती है, यह ओ ए के इक्वल होती है। यह ओ ए के इक्वल होती है। पॉइंट एच से ओसीसी की टेंजेंट लाइन, पॉइंट एच से ओसीसी की टेंजेंट लाइन के पैरेलल एच डी लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, पैरेलल एच डी लाइन ड्रॉ करते हैं। एच डी लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट डी से एच बी पर परपेंडिकुलर, पॉइंट डी से एच बी पर परपेंडिकुलर डी ई ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डी ई ड्रॉ करते हैं। यह अच्छा डी ड्रॉ करते हैं, लिख लिए, डी ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ट्रायंगल बी एच डी, इस प्रकार प्राप्त ट्रायंगल कौन सी है, बी एच डी पोटियर ट्रायंगल कहलाती है, पोटियर ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज रख लिखिए। इस ट्रायंगल में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को, इस ट्रायंगल में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को डीई, परपेंडिकुलर जो डीई है, डीई के द्वारा दर्शाते हैं, डीई के द्वारा दर्शाते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को, आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए आवश्यक फील्ड एम्पियर टर्न्स को बी फॉर बॉल, बीई से शो करते हैं। ठीक है, तथा आई एक्सल ड्रॉप को, यानी आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए
आवश्यक फील्ड एम्पियर टर्न्स, आवश्यक फील्ड एम्पियर टर्न्स को EH से दर्शाते हैं, को EH से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो इसमें आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। मेन आपको जो शुरू में लिखे हो वही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि जो अपना अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के टर्मिनल पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दोगे, वोल्ट मीटर, एक क्या कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे वॉट मीटर, और एक क्या कनेक्ट कर दोगे अमीटर। ठीक है, इसको रेटेड स्पीड पे क्या करेंगे, रन करेंगे। रेटेड स्पीड पे रन करके डिफरेंट वैल्यू की फील्ड करंट पे, ठीक है, इसकी करंट को, वोल्टेज को और पावर को मेजर करेंगे। तो कब तक एक्साइटेशन कब तक इंक्रीज करना है, जब तक कि यहाँ पे फुल लोड करंट फ्लो होने न लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फ्लो होने लगेगी, फुल लोड करंट। तो अब उसके बाद में एक्साइटेशन को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि एक तो ये अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको क्या बोले अपन यहाँ पे OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और इसकी जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये इसकी यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, टेंजेंट लाइन। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि इतनी वैल्यू की फील्ड करंट पर अपने को कितनी वोल्टेज मिल रही है, ये नो लोड EMF यहाँ पे अपने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या किए थे, प्योर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट किए और एक कर्व हम ड्रॉ करेंगे, वो कर्व क्या कहलाएगा, ZPF। तो ये जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलेंगे, ZPF कर्व, जीरो पावर फैक्टर कर्व बोलेंगे। तो वहां पे देखिए कि इस वैल्यू की फील्ड करंट पर हमको क्या मिलेगा, ये जब फुल लोड करंट फ्लो हो रही होगी तो इसकी जो EMF होगी वो EMF यहाँ पे हमको कितनी मिलेगी, तो ये EMF हमको यहाँ पे मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, कि जीरो पावर फैक्टर की कंडीशन में फील्ड करंट की इस वैल्यू पे हमको इतनी टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी, इस OA के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एक इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये इस OCC को इस पॉइंट B पे क्या D पे क्या करेगी, काटेगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट D और B को बीट करेंगे, मिलाएंगे। तो जो ट्रायंगल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, पोर्टियर ट्रायंगल। तो पोर्टियर ट्रायंगल में जो ये लाइन है DE, ये क्या शो करती है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को शो करती है। ठीक है, ये लाइन क्या शो करती है, तो ये शो करती है फील्ड एम्पियर टर्न्स को शो करती है कि यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए कितने फील्ड एम्पियर टर्न्स चाहिए। ये लाइन क्या शो करती है, तो ये शो करती है कि इस इफेक्ट को, यानी आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए कितने फील्ड एम्पियर टर्न्स हमको यहाँ पे देने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, फील्ड करंट की इस वैल्यू पे यदि टर्मिनल वोल्टेज है आपकी, ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इस ड्रॉप को ऐड कर देते हैं। कौन से ड्रॉप को, IAXL ड्रॉप को। तो अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये E मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।